Hi everyone, welcome back to Percham. You are watching Daily Current Affairs session and I am Richa Sharma. चलिए आज का सेशन शुरू करें उससे पहले क्या करना है, तिथि देखनी है। ज्येष्ठ महीना चल रहा है और ज्येष्ठ महीने में भी नौतपा, ओहो नौतपा जानते हैं, ज्येष्ठ महीने के पहले 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है और सबसे ज़्यादा गर्मी इस समय एक्सपीरियंस की जाती है और राजस्थान इज़ बर्निंग हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। ज्येष्ठ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की पंचमी है आज, राइट। और अगर आप विक्रम संवत के हिसाब से देखें 2081 चल रहा है और शक संवत के हिसाब से 1946 चल रहा है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम 2024 एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इन सब की कैलकुलेशन मैंने एक बार आपको समझा रखी है, स्टिल किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। चलिए, कल जो सेशन लिया था उसमें जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था। कल सेशन के बीच में मैंने ऐसे कोई खासे सवाल पूछे नहीं, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिया है, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस कर लेते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए के नए कमांडेंट अपॉइंट किए गए हैं। एनडीए जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, राइट, पुणे के अंदर हेडक्वार्टर्ड है। तो कौन बने हैं नए कमांडेंट ऑफ एनडीए? वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आज कौन सा एक इम्पॉर्टेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, शुरू कर लेते हैं यहीं से सेशन को। 28 मई को आता है वर्ल्ड हंगर डे। जितने भी लोग भूखमरी से पीड़ित हैं, दैट इज दे आर गोइंग थ्रू सिवियर हंगर, उनके टुवर्ड्स ध्यान लाने के लिए और बाकी सारी दुनिया को सस्टेनेबल लिविंग की तरफ एक तरह से मोटिवेट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई, ओके। मैं जब 28 ईयर्स का हुआ, ऐसे करके कुछ आप एसोसिएट कर सकते हैं, ओके। मैं जब 28 ईयर्स का हुआ, मेरी हंगर चेंज हो गई फ्रॉम फूड टू अर्निंग। इस तरह से कुछ एसोसिएशन करेंगे ना रियल लाइफ से, तो प्रॉब्ली याद रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे कि हम मई 18 बहुत अच्छे से याद कर चुके हैं, म्यूजियम डे में 18 साल का हुआ तो म्यूजियम देखने का इंटरेस्ट मुझे जग गया। ऐसे ही मैं जब 28 ईयर्स का हुआ, माई हंगर चेंज्ड। जहाँ खाने की भूख ज़्यादा हुआ करती थी, अब कमाने की भूख ज़्यादा है, तो इस तरह से यू कैन एसोसिएट समथिंग, ओके। एनी विच वेज, यहाँ पे वर्ल्ड हंगर डे की जो थीम रखी गई है वो है थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड। मदर्स अगर न्यूट्रिशन है उनके बॉडी के अंदर, अगर वो ढंग से खाना खा रहे हैं, अगर मदर्स प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, तो वर्ल्ड भी इक्विप होगा। इसलिए फोकस ऑन मदर्स, तो हंगर बहुत हद तक कम की जा सकती है। थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड 28 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। गॉट इट? चलो, आज हम स्पोर्ट्स सेक्शन की न्यूज़ को सबसे पहले लेंगे, क्योंकि कुछ बड़ी खबरें हैं, जो बड़ी न्यूज़ हैं जो हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहली आ रही है दीपा कारमरकर को लेकर के। दीपा कारमरकर, शी हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री हाउ इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड एशियन चैम्पियनशिप में जिम्नास्टिक्स के अंदर जीता है। अभी तक किसी भी एशियन लेवल चैम्पियनशिप में जिम्नास्टिक्स के अंदर इंडिया ने मेडल हासिल नहीं किया था। गोल्ड लेकर के आई हैं दीपा कारमरकर। करमाकर है, नॉट कारमरकर। दीपा करमाकर क्लिंचेस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विमेन पोल वॉल्ट। विमेन कैटेगरी के अंदर पोल वॉल्ट होता है जिम्नास्टिक के अंदर, और उसमें एशियन चैंपियनशिप में, जो कि ताशकेंत उज्बेकिस्तान में हो रही थी, वहाँ पे गोल्ड मेडल, भारत का पहला गोल्ड इन एशियन चैंपियनशिप किसने जीता है? दीपा करमाकर जी ने जीता है, ओके। एंड शी इज़ ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल किसी भी एशियन चैंपियनशिप में जीता हो इन जिम्नास्ट्स, ठीक है। ऐसे मत सोच लीजिएगा कि आज तक किसी एशियन चैंपियनशिप में हम गोल्ड नहीं लेके, नहीं। जिम्नास्ट की फील्ड में, जिम्नास्टिक्स के अंदर एशियन लेवल का कोई भी चैंपियनशिप हुआ हो और उसमें हम गोल्ड लेके आए हों, ये पहली बार हुआ है दीपा करमाकर जी की वजह से। अब ना, इट इज़ नॉट दैट ऑल ऑफ अ सडन ये लाइमलाइट में आई हैं। इन्होंने ऑलरेडी रियो ओलंपिक्स जो हुए थे 2016 के, उसमें 4th हाईएस्ट रैंक पे ये आई थी, यानी कि बस एक पोजीशन से मेडल से चूक गई थी। कॉमनवेल्थ के अंदर ब्रॉन्ज लेकर के आ चुके हैं, सो शी इज़ ऑलरेडी अ वेरी फेमस नेम। करमाकर हैड बैग्ड ब्रॉन्ज मेडल इन ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि 2014 में हुए थे। मोर सो, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल जिम्नास्ट फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन एन ओलंपिक्स। और वो कौन से ओलंपिक्स थे? रियो ओलंपिक्स 2016, जहाँ ये 4th पोजीशन लेकर के आई थी। Then she has also become the first Indian earlier to win a gold medal international gymnastic competition जो होता है, उसमें भी गोल्ड लेकर के आई थी 2018 FIG वर्ल्ड कप टर्की के अंदर। इंडिया के लिए काफ़ी सारे मेडल्स ऑलरेडी ये ला चुकी हैं ना। एज फार एज आर अवार्ड्स आर कंसर्न, दो बहुत प्रमुख अवार्ड से ऑलरेडी सम्मानित किया जा चुका है। खेल रत्न अवार्ड, जो कि हाईएस्ट ऑनर होता है, तो जब ये आई थिंक रियो ओलंपिक्स के अंदर अच्छा प्रदर्शन करके आई थी, यस, तो उनके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड
जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, उस समय राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, वो इनको 2016 में मिला था। ठीक है, पद्मश्री इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो भी इनको दिया गया है 2017 के अंदर। तो ये इनके अवार्ड्स याद रखोगे, साल याद रखोगे, तीनों इनकी अचीवमेंट्स याद रखोगे। और अब एशियन जिम्नास्टिक्स के अंदर गोल्ड लेकर के आई हैं दीपा कर्माकर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब ये न्यूज़ जो कल बच्चे बोल रहे थे मैम आपने पढ़ाई नहीं सी, क्या होता है कि जब हम न्यूज़ कंपाइल करते हैं ना, शाम को एक टाइम लिमिट तक ही हम कंपाइल करते हैं, बिकॉज टीम 24 घंटे काम नहीं कर सकती ना। एवरीबडी नीड्स अ वर्क एंड लाइफ बैलेंस, राइट? अदरवाइज दैट कल्चर वी डू नॉट वांट। जब आप काम करने शुरू होगे ना, तब आप ये चीज़ ज़्यादा समझोगे। अभी तो आपको लगता है हमारी सेवा में लगे रहिए पूरे टाइम, ऐसा नहीं हो सकता है। सो हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं, उन ऑफिस आवर्स तक न्यूज़ कंपाइल की जाती है और अगले दिन आपके सामने एक्सप्लेनेशन के लिए ला दी जाती है। जो न्यूज़ रह जाती है, जो रात में आई होती है न्यूज़पेपर्स में या आर्टिकल्स में, वो फिर अगले दिन टेकअप की जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूज़ आ तो गई थी कल लेट इवनिंग में, बट वी आर टेकिंग इट अप टुडे नाउ। ओके, कल लेट इवनिंग नहीं, परसों लेट इवनिंग रादर, राइट? तो परसों लेट इवनिंग जब ये आई है न्यूज़, तो कल वाला सेशन ऑलरेडी कंपाइल हो चुका था। यू आर गेटिंग दिस साइकिल। सो इसलिए आज हम लेंगे। सो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी कोई न्यूज़ मिस नहीं होगी। एक दिन का कुछ न्यूज़ में अगर डिले हो भी रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू आवर्स, अगर वो न्यूज़ कंपाइलेशन से छूट जाती है, डू नॉट वरी, वी विल टेक इट अप। एक एक दिन से आपका कोई लॉस नहीं होगा। अगर एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं होगा आज एग्जाम है तो कल की न्यूज़ पूछेंगे, राइट? तो रेस्ट अश्योर्ड, आपको सिर्फ पढ़ना है, न्यूज़ क्या कंपाइल करनी है, कैसे कंपाइल करनी है, कैसे आप तक पहुंचानी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में अच्छे से रिप्रोड्यूस करके आएंगे। ठीक है, चलिए। सो IPL 2024 KKR कोलकाता नाइट राइडर्स जीत चुके हैं और अपनी 3rd IPL ट्रॉफी इन्होंने उठाई है, यानी तीसरी बार IPL इन्होंने जीता है। इस बार किसको हराया है इन्होंने हराया है SRH यानी सनराइजर्स हैदराबाद को, राइट? सो KKR लिफ्ट देयर 3rd IPL ट्रॉफी और विन किया है इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर। मिशेल स्टार्क जो हैं उनको प्लेयर ऑफ द मैच, इस फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच किसको डिक्लेयर किया गया? मिशेल स्टार्क को किया गया। ओके, देन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको IPL से रिलेटेड पता होनी चाहिए। एग्जामिनेशन के अंदर अगर IPL से क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं चीज़ों से बनने के चांसेस हैं। सबसे पहला, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो उभर के आया सामने, दैट इज नितिश रेड्डी, सनराइजर्स हैदराबाद का। पर्पल कैप और ऑरेंज कैप अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्पल कैप हाईएस्ट विकेट्स के लिए हर्षल पटेल ने जीता, हर्षल पटेल जो कि पंजाब किंग्स के हैं। देन ऑरेंज कैप विराट कोहली फॉर मैक्सिमम रन्स, और ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल प्लेयर तो रन्स और विकेट्स दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड किया जाता है, सुनील नारिने, और ये KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के हैं। एंड फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को गया? सनराइजर्स हैदराबाद को गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, टेबल पूरी की पूरी दिमाग में रखनी है। इस बार KKR जीती है, किसके ऊपर? सनराइजर्स हैदराबाद के ऊपर जीती है। ओके, और प्लेयर ऑफ द मैच हमने यहाँ कर लिया है मिशेल स्टार्क। गॉट इट? चलो, देन शाहिद अफरीदी हैज़ बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। अब बस जून में शुरू होने वाला है मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, और उसके अंदर पहले भी काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम आ चुके हैं, 3 लोगों के आ चुके हैं। एक और नाम ऐड हो गया है पाकिस्तान से, कौन है? शाहिद अफरीदी। इनसे पहले 3 नाम कौन से आए थे? युवराज सिंह, क्रिस गेल, और जो स्प्रिंटर रनर हैं उसेन बोल्ट। ये तीनों ऑलरेडी नेम कर दिए गए थे ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। अब एक और इंसान का नाम जुड़ चुका है, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, जो कि फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान के। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स मिलके इसको होस्ट करेंगे। 1 जून से ये कंडक्ट किया जाना है। क्लियर? चलो, सो स्पोर्ट की दुनिया से जो मेजर न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। और अब हम आते हैं, एक 1 लाइनर जैसी न्यूज़ है कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी हैं जनरल मनोज पांडे, ओके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी चीफ जो आप कहेंगे,
सो जनरल मनोज पांडे जी को 1 मंथ का एक्सटेंशन उनकी सर्विसेज में मिल गया, यानी वो अभी सुपर एनुएट नहीं होंगे, उनका सुपर एनुएशन मई में था, लेकिन अब उनको एक और महीने का एक्सटेंशन मिलके 30 जून तक वो सर्विस में रहेंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये आर्मी चीफ कब बने थे? 30 अप्रैल 2022 को बने थे। सर्विसेज में कब आए थे? 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स बॉम्बे सैपर्स को इन्होंने ज्वाइन किया था व्हेन ही केम इन सर्विस। गॉट इट? चलो नाउ अब जो खबर आ रही है इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें एक ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट भी है जो भी आपको समझने की ज़रूरत है। सो न्यूज़ क्या है? इंडियाज फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड टू बी डिप्लॉयड टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स। ठीक है, सो इंडिया का पहला रिसर्च टेस्ट बेड लगाया जाएगा। सो कहाँ पे? इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, अभी मैं आपको बताऊंगी। और वो क्यों लगाया जाएगा? बिकॉज हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसे? नॉर्वेस्टर्स को। नाउ व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स? दीज आर लोकल विंड्स, राइट। और ये नॉर्वेस्टर्स लोकल विंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला थंडर स्टॉर्म है जो कि अर्ली समर्स में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है, सो इसके लिए मीटरोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत जल्दी ड्रोन्स, मोबाइल वैन्स और हाई एंड इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे ताकि ये जो नॉर्वेस्टर्स है, ये जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं जो कि लोकल विंड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में अर्ली समर में, यानी अप्रैल से जून वाला जो टाइम होता है, वैसे यूजुअली स्टार्ट हो जाते हैं ये मार्च अप्रैल वाले टाइम पे और चलते हैं अप्रैल से जून वाले टाइम तक। तो इनको ट्रैक करने के लिए और ये जो टेस्ट बेड्स हैं भारत में पहली बार ऐसे लगाए जाएंगे। करोर्स ऑफ रुपीज़ विल बी इन्वेस्टेड इन दिस, राइट। सो नाउ अंडरस्टैंड, अर्ली समर्स जो मार्च अप्रैल होता है उस टाइम मैप दिखाते हैं मैम आपको, ये देखिए। सो व्हाट आर नॉर्वेस्टर्स? नॉर्वेस्टर्स हमने बोला अर्ली समर्स में शुरू हो जाते हैं, है ना। सो जब अर्ली समर्स होते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर होने की वजह से, गर्मी बहुत बढ़ने की वजह से लैंड जो होता है वो गर्म हुआ, उसने अपनी सारी जो एयर थी वो राइज करवा दी गर्म होने की वजह से। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ये लो प्रेशर क्रिएट होते ही नॉर्थ वेस्टर्न साइड से गश करती हुई ड्राई एयर इस रीजन में आना शुरू होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम इधर साउथ साइड से भी, यानी बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश वाले साइड से भी ऊपर की तरफ एयर आना शुरू होती है। अब ये जो ड्राई एयर मास है और ये जो मॉइस्ट एयर मास है आकर के आपस में इंटरमिंगल होते हैं, राइट। और यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर और उसमें हेल्प करते हैं इनकी इंटरमिंगलिंग में। तो बहुत टर्ब्यूलेंट सी एयर क्रिएट हो जाती है, राइट, जो कि गशिंग एयर भी है, उसको मॉइस्चर भी मिल गया। अब वो क्या करेगी? बादल बनाएगी, बरसेगी। तो यही करती है। और ये कब होता है? ये बिल्कुल सनसेट के पहले, जब एकदम लेट आफ्टरनून होता है ना, जब बहुत गर्मी होती है, बस रोज 3-4 घंटे उसी समय यही फिनोमिनन होगा। यहाँ लो प्रेशर हुआ नहीं कि दोनों तरफ से एयर आई, मिक्स हुई और बहुत आंधी तूफान और बारिश वाला मंजर किया, कई बार ओले गिरे और फिर 3-4 घंटे में सब शांत, फिर अगले दिन यही मंजर होगा, ओके। लेकिन इससे तबाही होती है, ये वायलेंट थंडरस्टॉर्म की तरह आती है, ठीक है। समझ में आ गया? नॉर्वेस्टर्स, इनके डायरेक्शन की वजह से नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ से ये एयर आती है ना, मेजरली वो एयर रिस्पॉन्सिबल है। वो तो इधर वाली एयर की मिक्सिंग की वजह से स्टॉर्म क्रिएट करती है, बट नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवा है, इसलिए नॉर्वेस्टर इसको कहा जाता है। सो अर्ली समर मंथ्स में लैंड मास हीट हो जाता है इन रीजन्स में, जिसकी वजह से कन्वेक्शन के कारण एयर मूव होती है। कौन कौन से एरिया की हम बात करें? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये वाला हिस्सा सब हिमालय वाला हिस्सा है ये, ठीक है, हिमालय के नीचे नीचे। थंडरस्टॉर्म इवेंट्स होते हैं जो कि 2 से 4 घंटे तक रहते हैं लेट आफ्टरनून आवर्स में। एकदम काले बादल आ जाएंगे, टोरेंशियल रेन्स होती हैं, बिजली कड़केगी, एकदम से जोरदार बारिश होगी, फिर बंद हो जाएगी, ओके। देन ये जो बारिश होती है ना, ये वैसे तो नुकसान करती है, लेकिन खरीफ की फसल जो होती है, जिसे मॉनसून क्रॉप भी कहते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। और इस बेल्ट में एक तो धान उगाया जाता है जिसको हम चावल बोलते हैं या फिर आप पैडी बोलते हो, और एक जूट की खेती जो है, इन दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। मोर ओवर इस नॉर्वेस्टर को काल बैसाखी भी कहा जाता है। अब समझ में आ गया? जब हम बात करते हैं ना लोकल विंड्स इन इंडिया, या फिर छोटे छोटे एरियाज़ में मानसून के टाइम पे या मानसून से पहले जो विंड्स इंटरप्ले में आती हैं, उनमें आपने काल बैसाखी पढ़ा होगा। बोरोदोली चीरा असम के अंदर कही जाती है, राइट। सो दीज आर लोकल विंड्स बेसिकली। इस जगह पे आपको काल बैसाखी देखने को मिलेगी, इस जगह पे आपको बोरदोली चीरा देखने को मिलेगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे आपको लू देखने को मिलती है जो लोकल विंड नॉर्दर्न प्लेन्स वाले हिस्सों की होती है। फर्दर मुझे बताइए,
मुझे बता दीजिए मैंगो शावर्स, चलो लेट मी आस्क यू, मैंगो शावर्स जो लोकल विंड है वो कहाँ ब्लो होती है, ठीक है। सो दीज आर द लोकल विंड्स विच कम इनटू इंटरप्ले, थोड़े थोड़े एरियाज में ही अपना कमाल दिखाती हैं और उसके बाद चली जाती है, वो भी थोड़े टाइम के लिए दिखाती हैं, राइट। चलिए क्लियर है ये वाला नॉर्वेस्टर वाला कॉन्सेप्ट। तो अब नॉर्वेस्टर को ट्रैक करने के लिए या उसके जो पैटर्न्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसी के साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पुणे एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली, ये तीनों साथ में आएंगे और 2026 तक ये जो पूरा टेस्ट बेड है जहाँ पे इसकी स्टडी की जा सके वो फैसिलिटी क्रिएट की जाएगी, राइट। ये जो पूरा डेटा इकट्ठा होगा इससे क्या काम लिया जाएगा, जो फोरकास्टर्स हैं उनको मदद मिलेगी टाइमली थंडरस्टॉर्म्स की वार्निंग इशू करने में, तो माल और जान की तबाही से बच सकते हैं। जो भी डेटा कलेक्ट होगा उसको IMD पुणे फिर कोलेट करेगा, उसमें से इन्फ्रेंसेस निकालेगा और आगे किस तरह से यूज़ करें वो देखेगा। सो ये मल्टी करोड़ रुपीज़ का रिसर्च टेस्ट बेस्ड फैसिलिटी है। मेजरली कौन से एरिया में सेटअप की जाएगी, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड और उसके आसपास वाले एरियाज में जो नॉर्वेस्टर्स हैं उनकी स्टडी के लिए, ठीक है। चलेंगे आगे। अगली जो खबर आ रही है वो एक रैंकिंग से रिलेटेड है एंड दैट इज ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024। सो ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 4 कैटेगरीज में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन कितने पैसेंजर्स वो हैंडल करते हैं, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़े स्टेट्स एंड छोटे स्टेट्स, अगर आपको कम्पीट करना है तो आप बराबर वालों में ही तो कंपटीशन करवाओगे। अब आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो गोवा का कंपटीशन आप राजस्थान से करो, बिकॉज आबादी, क्षेत्र, एवरीथिंग, एरिया सब डिफरेंट है। तो इसी तरह से एयरपोर्ट्स में भी जब आप कंपटीशन करवाते हो तो आप कैटेगरीज बना देते हो, इतना ट्रैफिक हैंडल करने वाले एयरपोर्ट्स, इतना ट्रैफिक हैंडल करने वाले एयरपोर्ट्स, और उनमें भी किन एयरपोर्ट्स को रैंकिंग में टॉप पे रखा गया, जो ग्रीन मेजर्स ले रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स हैं जो 3 कैटेगरी में कोई ना कोई अवार्ड लेके आए, वैसे सिल्वर अवार्ड लाए तीनों में, यानी 3rd रैंक पे आए हैं। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड। किया बैग्स ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 अवार्ड, ये तो हेडिंग हमने दे दी। किया क्या है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 3rd रैंक यानी सिल्वर रैंक लेकर के आया है। ये जो पूरी रैंकिंग है किसने इशू की है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट रीजन के जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 रिलीज किया है, ठीक है। और किया, चलो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, चलो मुझे बता दो, बहुत बच्चों वाला सवाल है बट स्टिल लेट मी आस्क यू, टेल मी द स्टेट। सो किया ने सिल्वर अवार्ड जीता है कौन सी कैटेगरी के अंदर, 15 मिलियन से 35 मिलियन पैसेंजर्स वाली जो कैटेगरी है उसमें 3rd। प्लैटिनम टॉप अवार्ड है, गोल्ड 2nd है और 3rd है सिल्वर जो कि किया को मिला है। ये जो अवार्ड्स हैं इनकी थीम क्या है, इनकी थीम है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो जो भी एयरपोर्ट्स नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रीन एयरपोर्ट आप उनको कह सकते हो, या थोड़ा सा उन्होंने ग्रीन एम्बियंस कर रखा है, कुछ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस दे रहे हैं, उनको इन्होंने ऊपर रैंक पे रखा है, ठीक है। अब 4 जो इन्होंने कैटेगरी बनाई जिनमें कंपटीशन चला, सो 35 मिलियन से ऊपर जो पैसेंजर्स हैंडल कर रहे हैं, 15 मिलियन से 35 मिलियन, 8 से 15 मिलियन और 8 मिलियन से भी कम वाले, ठीक है। तो एक कैटेगरी तो 15 से 35 मिलियन वाले में किया ने सिल्वर अवार्ड ले लिया है। बाकी जो 2 हैं, न्यू दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसने सिल्वर जीता है ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स वाली कैटेगरी के अंदर, बड़ा एयरपोर्ट है। और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसने सिल्वर लिया है लेस देन 8 मिलियन, ये सबसे छोटी वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो एक कैटेगरी छोड़ दीजिए 8 to 15, बाकी तीनों में हम सिल्वर लेकर के आए हैं हमारे 3 एयरपोर्ट्स। गॉट इट। चलिए नाउ इफ़ यू रिमेंबर हमने वर्ल्ड वाटर फोरम के बारे में पढ़ा था कि सबसे बड़ा वाटर को लेकर के कोई इवेंट होता है तो वर्ल्ड वाटर फोरम होता है, और जहाँ कैसे वाटर का सस्टेनेबल यूज़ और साथ में शेयरिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो वो अभी इवेंट इंडोनेशिया बाली में हो रहा था। रिमेंबर वी हैड स्टडीड दिस न्यूज़। तो अब उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है दैट वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये एक रिपोर्ट उस फोरम ने रिलीज़ की है। भाई फोरम हुआ यानी सब लोग साथ में आए, बाली इंडोनेशिया में उन्होंने डिस्कशन किया, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था ये इंडोनेशिया बाली में, और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाई गई और वो रिपोर्ट रिलीज़ की गई। और उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो ये रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। और इसको किसने रिलीज़ किया, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। सो उस फोरम के बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट इशू की है और उसके कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे।
सो वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आई है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम बाली इंडोनेशिया में हुआ, वहीं रिलीज़ की गई और उसके बेसिस पे वर्ल्ड बैंक ने सबके लिए रिलीज़ की है। 2022 में इसके हिसाब से अगर हम देखें, इस रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 2.2 बिलियन पीपल जो हैं उनको सेफ मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज नहीं मिल पाई, इतने सारे लोग। देन 3.5 बिलियन पीपल लैक्ड सेफली मैनेज सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए सुसु पॉटी वाला जो पूरा एरिया होता है, नहाना धोना वाला जो एरिया होता है, उन लोग को उसके लिए पानी नहीं मिल पाया। अराउंड 3.5 बिलियन पीपल एंड 2.2 बिलियन पीपल डिड नॉट हैव सेफ हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर। लो इनकम कंट्रीज़ जो हैं ऑफ कोर्स वो वहाँ पे रिग्रेशन ज़्यादा देखा गया, यानी वहाँ पानी की जो कमी है वो ओवर द टाइम बढ़ी है, पर्टिकुलरली सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अगर हम बात करें। इंडिया और चाइना जो मिल करके पूरी ग्लोब का 36% पॉपुलेशन होल्ड करती है, वहाँ पे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितने हैं पता है आपको? 11% ओनली। और वहीं पे अगर आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका, जिसमें दुनिया की सिर्फ 5% पॉपुलेशन बसती है, वहाँ धरती का 52% फ्रेश वाटर है। अब इसमें किसी की गलती नहीं है ना, अब वो तो लैंड जैसा है वैसा है, इसमें नॉर्थ अमेरिकन की गलती नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पानी है। बट देन दिस पोजेज अ चैलेंज बिकॉज यू हैव ह्यूज पॉपुलेशन टू सर्व विथ लिटिल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वर हाईलाइटेड। ना ये वाली जो स्लाइड है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक एंगल से। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में। जो थीम थी वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। यस, गुड। सो जब हमने फोरम के बारे में पढ़ा था तब हमने थीम देखी थी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थीम भी है, और जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई वो भी उसी थीम के बेस्ड रिलीज़ की गई है। तो ये रिपोर्ट का टाइटल भी है और ये थीम भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने मिलकर के इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया था। वर्ल्ड वाटर काउंसिल जो है 1996 में फ्रांस के मार्सेल के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। 1997 से ये जो ये फोरम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 3 साल में एक बार। एवरी 3 years ये फोरम मिलता है, नई नई कंट्रीज़ में मिलता है। इस बार इंडोनेशिया में मिला है। अगली 3 साल बाद यानी 2027 में सऊदी अरेबिया विल बी होस्टिंग वर्ल्ड वाटर फोरम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए बढ़ें आगे। और यही वो बस पोस्टर है जो अभी हमने देखा, दैट इंडोनेशिया हैज़ हैंडेड ओवर द बेटॉन टू सऊदी अरेबिया, जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर फोरम ऑर्गेनाइज करेंगे 2027 के अंदर। सो अब अगली न्यूज़ जो है वो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से समझनी होगी हमको। न्यूज़ पहले क्या है वो देखते हैं। सऊदी अरेबिया ने अपॉइंट किया है अपना पहला एम्बेसडर टू सीरिया सिंस 2012, यानी 12 साल बाद सऊदी अरेबिया ने सीरिया में अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। पहले तो ये देखते हैं वो ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सो दैट इज़ फैज़ल अल मुजफिल। ओके, फैज़ल अल मुजफिल ये सऊदी अरेबिया के पहले एम्बेसडर बने हैं सीरिया में सिंस 2012, 2012 के बाद। ना देखो, सऊदी अरेबिया और सीरिया के रिलेशन थोड़े से खिंचे हुए हैं बिकॉज सीरिया के अंदर बहुत समय से एक सिविल वॉर चल रहा है। ठीक है, सो सीरिया को इसी के चलते अरब लीग से भी हटा दिया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था। राइट, ऑलमोस्ट 1 डेकेड तक सीरिया अरब लीग से बाहर रहा, लेकिन फिर उसको एडमिट कर लिया गया इस 22 मेंबर अरब लीग के अंदर पिछले साल 2023 में। राइट, और उसके भी 1 साल बाद जाकर के सऊदी अरेबिया ने अपना एक एम्बेसडर वहाँ पे लगाया। तो वहाँ सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सीरिया को अरब लीग से क्यों हटाया, राइट, फिर वापस उसको एडमिट क्यों किया, और सऊदी अरेबिया को क्या प्रॉब्लम है भाई। सो सीरिया को इसलिए हटाया गया अरब लीग से क्योंकि सीरिया के जो प्रेसिडेंट बशर अल असद हैं, बशर असद जी को लेकर के वहाँ जो नॉर्मल जनता है उन्होंने एक रिवोल्ट छेड़ दिया कि नो वी डू नॉट वांट यू ऑन द सीट। राइट, और उन रिवोल्ट्स को क्रश करने के लिए बहुत ब्रूटल मेजर्स का इस्तेमाल असद ने किया, और इन हरकतों की वजह से उनको अरब लीग से निकाल दिया गया बिकॉज एक सिविल वॉर सिचुएशन, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी, और ये सब बात है 2011 की। ठीक है, तो इन सब के चलते अरब लीग से किया गया बाहर। फिर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स सिचुएशन उन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली असद ने, और फिर वापस से अरब लीग के अंदर उनको ये मान करके कि नहीं ठीक है सीरिया आप ही के कंट्रोल में, और बिठा दिया गया वापस अरब लीग के अंदर। लेकिन इस सब में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट थे असद जो हैं सीरिया के प्रेसिडेंट, उनको सीधा सीधा सपोर्ट किसका है, ईरान का है। ठीक है, और सीरिया में इफ़ यू रिमेंबर हिजबुल्लाह हमने देखा था मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान
का ही प्रॉक्सी माना जाता है, सो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है रादर। तो ईरान का क्योंकि बहुत इंटरफेरेंस है सीरिया के इस अनरेस्ट और इस वॉर सिचुएशन के अंदर, और ईरान और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी एक दूसरे से एकदम एंटी पार्टीज में हैं, सो सीरिया जाहिर सी बात है और सऊदी अरेबिया के भी डिस्टेंट रिलेशनशिप्स में आ जाता है, टार्निश्ड रिलेशनशिप में आ जाता है। सो अपराइजिंग टर्न सिविल वॉर जो सीरिया में थी, अब 14th ईयर हो चुके हैं और उससे करीब 500,000 पीपल मर चुके हैं और पता नहीं कितने ही मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, राइट। लेकिन जो असद हैं उनको सीधा सीधा सपोर्ट ईरान से आता है, ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, तो ऑब्वियसली सीरिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस भी टार्निश्ड हैं। अब जाकर के इतने सालों बाद उन्होंने अपना एम्बेसडर वहाँ बिठाया है। सो ईरान की पॉलिटिकल और मिलिट्री एलाय है असद की गवर्नमेंट का सीरिया में, ठीक है, और लेबनीज हिजबुल्ला ग्रुप जो है उसका भी एट द सेम टाइम। अच्छा, अब ईरान ने अपने प्रॉक्सी सऊदी अरेबिया में भी छोड़े हुए हैं, यमन में हुतीज़ हैं, यमन में, नॉट सऊदी अरेबिया में बट इसी एरिया के अंदर यमन में हुतीज़ हैं। तो जो सऊदी अरेबिया है उसने इन हुतीज़ को क्रश करने के लिए अटेम्प्ट करता रहता है, तो ईरान और सऊदी अरेबिया की नहीं बनती, ये तो हमने पहले भी देखा था। इस कॉन्फ्लिक्ट से ये हुआ है कि एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ रखी है सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, बिकॉज सऊदी अरेबिया हुतीज़ को नहीं टिकने देना चाहता, ईरान हुतीज़ को सपोर्ट करता है, वो हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, वो सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंशियल पावर है उसको सपोर्ट करता है। तो इन सब के चलते टार्निश रिलेशनशिप्स थे। लेकिन अब आफ्टर 12 ईयर्स सऊदी अरेबिया ने फजल अल मुशफिल को एम्बेसडर बनाया है टू सीरिया। तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में, क्रक्स में आपको मोटे मोटे मुद्दे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वरना इन सब की हिस्ट्री में जाएंगे तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम एंड अभी के लिए नॉट नीडेड है। ये अगर आपको मैप दिख रहा है मिडल ईस्ट का, आप इसको कहेंगे, सो ये ईरान है, दिस इज सऊदी अरेबिया, ये नीचे तक एक्सटेंडेड है, एंड दिस इज सीरिया, राइट। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस और सऊदी अरेबिया की रियाद है। तो इनके बीच में बहुत समय से स्ट्रेन्ड रिलेशन चल रहे थे। क्लियर? चलिए, ऑलराइट। सो आज के लिए न्यूज़ में हमने इतना ही लिया है। लेट मी टेल यू, मैंने 2-3 न्यूज़ रिजर्व रखी हैं कल के लिए, बिकॉज वी हैव इंटरव्यूज़ लाइंड अप टुडे। आप लोग की काफ़ी सारी फैकल्टी हम हायर कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटरव्यूज़ लाइंड अप हैं। दैट इज़ वाई आई थॉट आज का सेशन इतना ही रखते हैं। जो 1-2 न्यूज़ मैंने छोड़ी हैं, आई विल बी टेकिंग अप टुमारो। जिन भी बच्चों को PDF के बारे में नहीं पता, परचम के टेलीग्राम और परचम ऐप से जाके PDF एक्सेस कर सकते हो। बाकी PDFs के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, सिर्फ डेली CA का जो PDF है वो आपको ऐप और टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, हिंदी इंग्लिश में। बाकी आपको सब्सक्रिप्शन चेकआउट करने हैं, कोर्सेज चेकआउट करने हैं, तो परचम ऐप को चेकआउट कर लीजिए। लिंक आपको सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज़्यादा सपोर्ट के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, परचम ऐप में चैट कर सकते हो। कुछ भी बाय करते हो और फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है एक्सेस करने में या एनी अदर इशू, सो आप ईमेल करेंगे parchamclasses06@gmail.com पे। चलो, अब जल्दी से हम रिविजन क्वेश्चंस ले लेते हैं। आज मैंने सिर्फ आज के सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं। चलो आंसर करो फटाफट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 मई? वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। थीम क्या है भाई उसकी? जल्दी से देख के बताओ। मदर्स से रिलेटेड थीम थी ना? हाँ, देखो, थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग वर्ल्ड, सी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। करेक्ट पूछा है आपसे। आप जब तक ये पढ़ रहे हो मैं ये भी बता दूं, बैंकिंग वाले बच्चे जो आप पूछ रहे थे इतने टाइम से, मैम बैंकिंग से वापस से कब रिज्यूम होगा, तो कमिंग वीक से हम रिज्यूम कर देंगे। और वीकली और जो आपके पेंडिंग मंथ्स रह गए हैं उनके मंथली कंपाइलेशन भी हम ले आएंगे, तो यू डू नॉट हैव टू वरी, आपका कोई न्यूज़ मिस नहीं होगा, इंपॉर्टेंट वन। ओके, सो सुनील नारे ने अवॉर्डेड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन, बिल्कुल सही है। विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिला है, बिल्कुल। हर्षल पटेल को पर्पल कैप अवार्ड, बिल्कुल, तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबव। What is the title of World Bank's new report on global water crisis? वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है ग्लोबल वाटर क्राइसिस पे, उसका टाइटल क्या है आपसे पूछा जा रहा है। वर्ल्ड वाटर फोरम्स के थीम से ही रिलेटेड है, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। What are नॉवेस्टर्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द रीजन्स दे इम्पैक्ट? क्वेश्चन क्या है, नॉवेस्टर्स क्या हैं और अपने रीजन को कैसे अफेक्ट करते हैं। क्या है नॉवेस्टर्स? थंडर स्टॉर्म है जो कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं। देखते हैं इसमें से, साइक्लोन दैट ब्रिंग हैवी रेनफॉल स्ट्रॉन्ग कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, नो। थंडरस्टॉर्म दैट अकर अर्ली समर अफेक्टिंग ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, बिल्कुल। बाकी और 2 भी पढ़ लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। विंटर स्टॉर्म तो होते ही नहीं है। डस्ट स्टॉर्म नहीं होते हैं, सो बी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपसे करेक्ट पूछा जा रहा है। दीपा
कर्माकर क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विमेन पोल वॉल्ट एशियन चैंपियनशिप, बिल्कुल सही है। शी इज फर्स्ट एशियन जिम्नास्ट फ्रॉम इंडिया टू कम्पीट इन ओलंपिक्स, बिल्कुल सही है। दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। एंड दिस लास्टली इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। विच कंट्री वाज अपॉइंटेड टू होस्ट 11th वर्ल्ड वाटर फोरम इन 2027? सो कौन सी कंट्री है जो कि वर्ल्ड वाटर फोरम 11th एडिशन जो 2027 में होगा उसको होस्ट करेगी? और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कल आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अपने फेवरेट कोट्स मुझे भेजे हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल बी यूजिंग देम स्लोली एंड स्टेडली फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आज क्योंकि हमको जल्दी जाना है इसलिए आज सेशन यही खत्म करते हैं। जो भी पढ़ा है वो ढंग से कैचअप कर लीजिएगा, पीडीएफ लेकर के रिविजन कर लीजिएगा। कल हम तो एक दो न्यूज़ हमने छोड़ी है उनको भी लेंगे और बाकी न्यूज़ भी कवर अप कर लेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।